नमस्कार, मैं सुमित स्वर्णकार आपका फिर से स्वागत करता हूं बातचीत। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में हम जितना सब कहें उतने कम है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक जाने माने इतिहासकार श्री दीपक कुमार पंडा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। आपको बता दूं कि पिछले जो हमने एपिसोड्स रिकॉर्ड किए थे वहां पर हमको कमेंट्स मिले थे कि आप दीपक सर का इंटरव्यू जरूर लीजिए, क्योंकि दीपक सर का अगर हम बात करें तो इनका हिस्ट्री से रिलेटेड और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो संबलपुर जो कि उड़ीसा में एक जिला है वो और उसके आसपास का जो हिस्ट्री है उसमें सर का इतना एक्सटेंसिव नॉलेज है कि जिसके जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो आज के इस एपिसोड से हम आपके अपने संबलपुर के बारे में कुछ ऐसी बातों के बारे में बातें करेंगे जो शायद आपको भी ना पता हो। उम्मीद करता हूँ आज के इस सेशन से आपको आपके अपने संबलपुर के बारे में और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बात करते हैं सर के बारे में। तो सर अभी वर्तमान 61 ईयर्स के हैं, 61 वर्ष के हैं और सिर्फ इतनी सी उम्र में सर ने आज तक 20 से ज्यादा 20 बुक्स, जी हाँ 20 से ज्यादा इन्होंने बुक्स लिखी हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, और वो भी स्पेसिफिकली संबलपुर से रिलेटेड। सर के बारे में बता दूं, इनकी एजुकेशन वैसे तो स्पेसिफिकली हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं थी, इन्होंने बीए किया हुआ है, लेकिन एक समय ऐसा आया कि इनका इतिहास में बहुत मन लग गया। और बात है 1986 की, जब सर ने बाकी सब कुछ छोड़कर इतिहास को अपना लक्ष्य बना लिया। आपको एक चीज और बता दूं कि सर एक असिस्टेंट डायरेक्टर भी रह चुके हैं फिल्म मेकिंग में। जी हाँ, सर ने फिल्म मेकिंग का कोर्स भी किया हुआ है और तमिल, तेलुगु और उड़िया पिक्चर में काम भी किए हुए हैं। तो चलिए आज का इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और सर से इतिहास के बारे में जानेंगे। अगर आपके कुछ और क्वेश्चन रहेंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो सर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर जैसे आपके बारे में को पता चला कि आपने अपनी जो एक डिफरेंट लाइन थी, आप काम कर रहे थे, आप एक असिस्टेंट फिल्म डायरेक्टर थे, वो छोड़कर अचानक से इतिहास में आ जाना। तो इतिहास अगर मैं अपना बोलूं तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है और इवन मेरा भी ऐसा मानना है कि उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। हो सकता है कितने को लगता होगा, बट मेरा अपना कि उसको बोरिंग लगता है। आज हम किसी बच्चों से पूछे भी हिस्ट्री का सब्जेक्ट कैसा लगता है तो मैक्सिमम लोग को बोरिंग बताते हैं। तो ऐसे पेपर को आपने अपना लक्ष्य बना लिया तो क्या चीज आपको प्रेरणा दी? देखिए, फिल्म मेकिंग एक एडवेंचरस जॉब और इतिहास भी वही है, एडवेंचर। तो मुझे लगा कि लोगों का रुचि जो है इतिहास से दूर चला जा रहा है, इसलिए कि लोग इतिहास का अहमियत को नहीं समझ। अब देखिए, पेड़ उतना बड़ा और घना होता है, अगर उसका जो निचले पार्ट है ना, उसका जो क्या बोलते हैं, जड़े जितना मजबूत होगा, जितने दूर दूर तक फैलेगा, पेड़ उतना बड़ा। तो समाज के लिए इतिहास भी वही है। अपना जड़ को हम देखें, जड़ जितना गहरा है, पेड़ भी उतना है, समाज उतना हृष्ट है और बलियान। तो भारत ऐसा एक महान देश है जिसका इतिहास उसी को आज तक टिकाए रखा है। इतने शत्रु इसको आक्रमण किए, क्या कुछ नहीं किए, लूट के ले गए सब कुछ। लूटने वाले आज कंगाली के हालत पे, लेकिन भारत देखिए समृद्धि की ओर है। इसीलिए इसका इतिहास और संस्कृति को लेकर इसलिए धनी है ना। तो मैंने देखा कि अब इतिहास के प्रति लोगों का रुचि जो है दूर चलता जा रहा है। मैं चेन्नई में उस टाइम तो मद्रास था, तो वहाँ फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था और मेरे जो रूम के मित्र थे वो मेरठ के थे। तो शाम को बातचीत होता रहता था। तो एक बार 1857 का जो संग्राम हुआ था उसके बारे में चर्चा हुई। तो चूंकि वो मेरठ के थे तो मैंने अति उत्साह में उनको बोला, भैया संबलपुर में भी ऐसा ऐसा हुआ था और वीर सुरेंद्र शाह जी के नेतृत्व में इतना बड़ा संग्राम हुआ था। मैं संग्राम के बारे में उनको बताया तो वो उसको नेगेटिवली लिए, बोले अरे उस समय का बात छोड़िए, वो सब बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। भारतीय जितने राजा थे वो तो इतने डरपोक थे कि ब्रिटिश का नाम सुनते ही अपने बीबी के पल्लू में जाके छुपते थे। अच्छा। और ये सारे बेकार बात है, मनगढ़ंत। तो ये बात जो है मुझे बार बार मेरे दिमाग में आया। दो चीजें, एक तो मेरठ का होते हुए भी वो नकार रहा है। अगर प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन का यही रवैया रहा तो हमारी संस्कृति तो भारत का तो उद्धार हो गया, सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो गया। तो ये बात मेरे को बहुत ठेस पहुंचाया और बाद में ये एहसास हुआ, अगर मैं खाली ऐसे बोल लूंगा कि सुरेंद्र शाह ने फलाना किया था, वैसा किया था, तो वो ग्रहणीय नहीं होगा। अब मुझे उसके लिए जो है ऐसे सुनी सुनाई बातें नहीं, सब मुझे प्रमाण के साथ प्रमाण उसको देना है, सामने रखना है और अपनी बात को कहना है, तब जाके कोई विश्वास करेगा और उसको उस हिसाब से लेगा जो असल में हुआ है। तो इसीलिए मैं धीरे धीरे इतिहास के प्रति मेरा मन चलता गया और वो हो सकता है संबलपुर के प्रति अपनी जो जहाँ जन्म हुआ है, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, तो उसके प्रति
काफी श्रद्धा होने की वजह से हो सकता है, और एक दायित्व बोध होता है कि यहाँ पैदा हुए हैं तो इसके प्रति अपना एक दायित्व बनता है। कंटिन्यू करें। तो उसको वो सारे चीजें जो मिलके मेरे को इतिहास में धकेल दिया, और मैं काफी मेहनत किया। ऐसा नहीं है कि खाली काम कर लिया, वो नहीं है। एक मन एक प्राण से, बाकी सारे चीजें तो चलता रहता था। पत्रकारिता तो करता था ही, वो करता था, बाकी सब करता था, दोस्तों से मिलता था, नाटक भी करता था, और लेकिन सबसे मजबूत काम और बड़ा काम जो था वो था इतिहास का शोध करना। तो मैंने पहले क्या किया ना, पहले यूरोपियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री वो पढ़ा, बाद में फिर उड़ीसा इतिहास, और जो भी है, जो मेरे को मिला, मयूरभंज इतिहास मिला वो भी पढ़ लिया, जो भी इतिहास मिला पढ़ गया। पढ़ने के बाद जो है अपना मन बनाया और संबलपुर इतिहास में कंसंट्रेट किया, नाटक छोड़ दिया, जो काम करता था बाकी सारे चीजें छोड़ दिया, फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दिया और सिर्फ इतिहास में अपना काम स्टार्ट किया। अब 30-32 साल के बाद मुझे लगा कि अब मेरे को संबलपुर हिस्ट्री निकालना चाहिए, और संबलपुर हिस्ट्री फिर पब्लिश हुआ। अगर और 3-4 साल देरी करता तो जाहिर सी बात है और बेहतर बन सकता, लेकिन जो भी है, लोग कहते थे, मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते थे, अरे किताब कौन लिखता है, कौन पढ़ता है किताब, ऐसे बोलते थे। तो मुझे भी डर लग रहा था, तो मैंने एक कोशिश के तौर पर या फिर उसका टेस्ट करने के तौर पे छोटे छोटे 2 किताब पहले निकाला। एक तो संबलपुर के मंदिरों के बारे में था और वो संबलपुरी लैंग्वेज में था, और एक था ये जो वर्ल्ड में डिफरेंट सब अजूबे हैं उसके ऊपर। मैं बोला ये सब्जेक्ट लोगों को थोड़ा अच्छा लग सकता है, और ठीक है निकाल करते हैं इसके ऊपर। अब वो अजूबे वाला जो किताब है, वो किताब उतना लोगों को शायद पसंद नहीं आया, लेकिन वो मंदिर वाला किताब जो है वो भी संबलपुरी लैंग्वेज में है, वो साथ ही साथ बिक गया। तो मुझे बहुत प्रेरणा मिली, और मैं संबलपुर इतिहास पब्लिश किया। काफी पैसे खर्च हुए, उसका मैं कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता था। बेस्ट पेपर दिया, प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छा किया, जितना मतलब हो सके, जो बेस्ट हो सकता, जहाँ जो बेस्ट हो सके। हाँ। और वाकई वो किताब जैसे ही पब्लिश हुआ, जिस दिन रिलीज किए हम लोग, वो 112 या 111 किताबें उसी दिन बिक्री हुआ। अच्छा, जहाँ जिस दिन हम रिलीज किए। और फिर जब ये पुस्तक मेला हुआ, तो पुस्तक मेला में उसको हम सेल किए तो 762 कॉपियां बिकी। एक पुस्तक मिला, सिर्फ एक बुक, आपका इतना क्वांटिटी। हाँ, इतना। और फिर बिक्री होता गया, आज तक हो रहा। सर, आज तक एक अप्रोक्सीमेटली कितने उसकी कॉपीज बिक चुकी हैं? वैसे तो हम बहुत सारा नहीं प्रिंट किए थे, उसका 3000 कॉपी, 3000 बिक्री। सिर्फ एक मतलब छोटे से एरिया का हिस्ट्री 3000 से ज्यादा बुक्स बिक्री करने में बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि ये कोई मार्केट में ये किताब नहीं है। अच्छा। दुकानों में ये किताब नहीं है, लोग मेरे से आके वो किताब लेके इतना सेल हुआ है। तो मुझे, और वो मेरे को बल दिया फिर आगे और किताबें निकालने का। तो जाहिर सी बात है, बाकी किताबें शायद उतना नहीं सेल हुआ है, लेकिन एक आर्थिक रूप से और जो बाकी भी लोगों का जो समर्थन है, उस हिसाब से मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे किताबें जो है वो बिक्री होते हो रहा है। और पुस्तक मेला में लोग सीधा आते हैं, आपका नए किताब जो है दीजिए। अच्छा, तो इतना सपोर्ट है। हाँ, इतना जो सपोर्ट है, इसके लिए मैं लोगों के प्रति बहुत मेरा मतलब क्या कृतज्ञता है। और उनका जो सपोर्ट ही मेरे को साहस दिया है, शक्ति दिया है कि मैं किताब लिखता रहूं और उसका प्रिंट करता रहूं। बहुत बढ़िया सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हमको। अब ये बताइए सर कि जिस समय आपने इतना सब कुछ छोड़कर हिस्ट्री को चूज किया, आप फिल्म लाइन में थे, अगर आप आज तक भी उसको मेंटेन करते तो बहुत पैसा कमा सकते। उस समय जब आपने निर्णय लिया कि मुझे फिल्म लाइन छोड़ देनी है और सिर्फ हिस्ट्री में जाना है, तो एक स्वाभाविक सी बात है कि घर वालों में आपका कुछ किचपिच हुआ होगा कि पैसे कैसे आएंगे, आप अगर काम छोड़ दोगे तो पैसे कैसे आएंगे, घर कैसे चलेगा। तो उस समय का क्या माहौल था और घर वालों से आपको कैसे सपोर्ट मिला, आपने इस चीज को कैसे टेकल किया कि मुझे हिस्ट्री में जाना है। ये बहुत बड़ा एक डिसीजन होता है, एक करियर छोड़ना और दूसरे को पकड़ना जिसका अभी तक कोई बेस नहीं है। आपने पूरा उसका बेस बनाया है, एक बिल्डअप किया है। क्या दिक्कतें का सामना हुआ था आपका? आप सही बोल रहे हैं। आप जानते हैं बहुत बड़े फिल्म एडिटर हैं, एडिटिंग करते हैं, और वो तो आज नहीं है अभी, भाई तिलक, जो 10 नंबरी और काफी जाने माने फिल्मों का एडिटर है। और फिर साउथ में जुड़ो रत्नम है, फाइट डायरेक्टर है, बहुत नाम है उनका।
और काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद मेरे में ये देखा था और वो लोग बोले थे कि फिल्मों में आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आप बहुत आगे जाएंगे, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही हाँ ये मंजूर था। और कुछ मंजूर था तो मैं उसमें आगे और नहीं बढ़ा, बावजूद के उनके आकलन थे कि बहुत आगे कर जाएगा। सकते थे, हाँ। तो मेरा विजुअलाइजेशन और मेरे काम करने का तरीका देख के शायद ऐसा बोले थे। सही है। तो जब इतिहास में काम करना शुरू किया तो मैं साइड में पत्रकारिता भी करता वो मेरा चलता था। और तो ठीक है, बाकी लोगों को घर में चिंता हो रही थी कि शायद ये कुछ करेगा नहीं, पैसा ऐसा कमाएगा नहीं, लेकिन उतना भी विरोध तो हुआ नहीं था। और मुझे परिवार से काफी सपोर्ट मिला है। और आप जानते हैं मेरे परिवार में एक जो फूफा है, वो फूफा काफी वो इंटेलिजेंट माने जाते थे, प्रोफेसर दुर्गा प्रसाद नायक। वो रिटायर्ड प्रिंसिपल थे और काफी जाने माने टीचर थे। और फिर मेरे पिताजी का बड़ा भाई जो डॉक्टर निरंजन पन्ना, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डीन थे, संबलपुर यूनिवर्सिटी में फिर वाइस चांसलर थे। और बाद में WDC के चेयरमैन, वेस्ट उड़ीसा डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन बने। तो वो लोगों का सपोर्ट था, एक सपोर्ट अच्छा मिल गया। हाँ, वो लोग देखे कि ये एक रिसर्च में जा रहा है, तो वो लोग का भी वो फील्ड था। हाँ। तो वो बोले कि ये इसमें जा रहा है तो अच्छा है। अब मेरे को पहले बचपन में जिन्होंने जो जानते थे वो शायद इतना उम्मीद नहीं किए थे कि ये कभी इतिहास में घुसेगा और शोध करेगा। हाँ। तो उनको अच्छा लगा कि वो सही जा रहा है। तो उनका सपोर्ट काफी मिला मेरे को। अच्छा, सही है। सर, जैसे आपने 1986 से स्टार्ट किया आपका हिस्ट्री का जर्नी, तो उस समय तो रिसोर्स मटेरियल इतने अवेलेबल नहीं थे जितने आज है। आज तो हमको कुछ भी सर्च करना है, हम गूगल में सर्च करते हैं, हमको सारा डेटा मिल जाता है। उस समय कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? नहीं, गूगल में सर्च करके इतिहास नहीं हो सकता क्योंकि गूगल में जो है ना जी, वो कोई भी डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है। उसमें काफी जो है भ्रमात्मक, वो बहुत गलतियां हैं। और आप राष्ट्रीय तौर का जो इतिहास है ना, इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे और बाकी सारा चीजें देखेंगे, यहाँ का कल्चर देखेंगे, यहाँ का हैंडलूम देखेंगे, उसमें आपको फ्लॉज या गलतियां बहुत मिलेंगी। आप अगर उस पर डिपेंड करेंगे तो फिर काम नहीं हो सकता। एक्चुअली जो है इतिहास का कुछ आयाम होता है, कुछ पॉइंट्स होता है शोध करने में, उसको जुगाड़ करना पड़ता है, उसमें आपको लाना पड़ता है। एक तो है जो कॉपर प्लेट्स दिया जाता है, राजाओं ने कॉपर प्लेट्स दिया था, किसी ग्राम दान किए थे। जो आजकल जो डॉक्यूमेंट्स है ना, जमीन का जो पेपर है, कागजात है, वो पहले पूरा गांव दिया जाता था जब, तो वो कॉपर प्लेट दिया जाता था, ताम्र पात्र बोलते। हाँ, तो ताम्र पात्र से बहुत सारा चीजें पता चलता है। कहाँ से मिला आपको ये सब? कहाँ खोजे, कहाँ से इन सब डॉक्यूमेंट? हाँ, मैं वो बता रहा हूँ। फिर मुद्राएं हैं। हाँ। और फिर बिल्ड हेरिटेज है, कोई मंदिर हुआ, कोई महल हुआ, कोई ये सारी चीजें। और पुरानी किताबें भी हैं, वो किताबों का आप ले सकते हैं जो कि ऑथेंटिक चीजें लिया हुआ है उस किताबों में। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स आर्काइव्स में ज्यादातर पाए जाते हैं। तो संबलपुर का सौभाग्य है कि यहाँ के राजाओं ने काफी कॉपर प्लेट्स दिए हैं, और वो कॉपर प्लेट्स अवेलेबल है। पहले ही उसको कहीं खेती करते हुए मिला है, कहीं और किसी के घर में मिला है, कुछ संबलपुर यूनिवर्सिटी में उसको रखा गया है, कुछ लोगों के पास भी है ऐसे। तो कॉपर प्लेट्स के ऊपर काम हुआ है पहले से, वो उसका डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। दूसरा है कि आर्काइव्स का डॉक्यूमेंट्स जो है, वो डॉक्यूमेंट्स संबलपुर इतने सौभाग्यशाली है कि पहले बिहार उड़ीसा स्टेट हुआ करता था, एक समय था, उसका डॉक्यूमेंट्स काफी सारा पटना आर्काइव में है, बिहार स्टेट का। तब पटना में वो रखा गया था, आज भी है। और नेशनल आर्काइव दिल्ली में संबलपुर के संदर्भ में या रिलेटेड इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, आप महीना भर पढ़ेंगे तो भी आप पूरा नहीं कर सकते। इतना इम्पोर्टेंट था संबलपुर, इतना डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसी के हम डॉक्यूमेंट रखेंगे। संबलपुर में मतलब संबलपुर का बहुत रोल था। संबलपुर सदैव ही बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर आप 2nd सेंचुरी में वो आप आगे हम बात करेंगे उसके ऊपर, तो काफी सारा डॉक्यूमेंट्स है
और पुराने पुराने किताबें हैं। और चूंकि इतिहास में संबलपुर हमेशा ही एक इम्पोर्टेंट जगह हुआ करता था। आप लास्ट में जब इंडिपेंडेंस से पहले यहाँ पॉलिटिकल एजेंट का ऑफिस हुआ करता था। अच्छा। और पॉलिटिकल एजेंट के अधीन जो है उड़ीसा का जितने भी स्टेट्स है, प्रिंसली स्टेट्स सारे, वो आप पुरी के, कटक के, बालेश्वर के और दूसरे भी जगह के आप कहेंगे तो सारे स्टेट्स जो है एक मयूरभंज को छोड़ के और दूसरे गंजाम के डिस्ट्रिक्ट के जितने थे रियासतें या किंगडम स्टेट्स, उसको छोड़ के बाकी सारे स्टेट्स संबलपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनके अधीन थे। अच्छा। उससे पहले जो थे कुछ छत्तीसगढ़ के, कुछ उड़ीसा के स्टेट्स पॉलिटिकल एजेंट के अंडर थे। और ये आपको काफी पहले से पॉलिटिकल एजेंट का ऑफिस हुआ करता था संबलपुर में। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे यहाँ से जाते थे नागपुर जो है सेंट्रल प्रोविंस का कैपिटल था, फिर वहां से कलकत्ता जाता था, फिर बाद में जब दिल्ली कैपिटल बना तो सारे डॉक्यूमेंट्स दिल्ली चले गया और अब सब आर्काइव में है। जितने भी आप ये सुरेंद्र साय के नेतृत्व में जो हुआ था संग्राम, इसका कागजात कहेंगे या फिर बाकी सारे चीजें का, जैसे है सिविल मैटर हुआ, कोई क्रिमिनल मैटर हुआ, जो कुछ भी हो आप ढूंढेंगे काफी सारे कागजात है। बदकिस्मती से इसको कम ही लोग देखे थे, पढ़े थे। अब हम जाते हैं आर्काइव में, कोई मांगते हैं फाइल देख के, तो उसमें लास्ट में एक पुर्जा रहता है, एक कागज रहता है उसकी, लास्ट कब किसने लिया था, कब उसको पढ़े थे, कब भुला गया था। और मुझे ताजुब हुआ कि मैं 2023 में कुछ फाइल लास्ट पढ़ा था और ज्यादातर फाइल में सबसे पहला मेरा नाम आया कि डी.के. पन्ना इतना डेट को इसने पढ़ा बोल के। उससे पहले किसी ने देखा ही नहीं था। तो उसमें से काफी सारा पता चला मेरे को। और फिर डॉक्यूमेंट्स ऐसे अब पर्सनल कलेक्टर्स के पास भी है। लंदन में मान लीजिए कोई किसी का परदादा, किसी का यहाँ कोई ऑफिसर था, वो कागजात अपने साथ ले गया है, या फिर वो कोई प्राइवेट कलेक्टर से वहाँ इसका अहमियत काफी है और वो सेल होता रहता है, तो लोगों के पास है। उसका जब पता चला मेरे को तो उसमें से मैं कुछ खरीदा, पैसा खर्च करके भी, वो डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए, तो उसको भी देखा। ऐसे करके काफी सारा डॉक्यूमेंट्स जो है मेरे नजर में आया, उसको मैं फिर पढ़ के कलेक्शन उसका ये करके उसको मैं जो है उसका सदुपयोग किया, बोलिए उसका सदव्यवहार किया। अच्छा, ग्रेट ग्रेट सर। इतनी जो आपने रिसर्च करी संबलपुर के बारे में, तो संबलपुर का क्या शुरुआत से संबलपुर ही नाम था कि किसी और नाम से जाना जाता था, और इसकी स्थापना कब से हुई, कितना पुराना है संबलपुर? ये बढ़िया सवाल है, लोगों को ज्यादातर मालूम नहीं है। हाँ, क्योंकि हम जिस संबलपुर में रहते हैं हमको हमारे संबलपुर के बारे में नहीं पता, तो ये अच्छा हो सकता है। और ज्यादातर लोग इसको बलराम देव से शुरू हुआ बोल के मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टॉलेमी वो रोमान एम्पायर के बारे में लिखे हैं और उनमें साफ शब्दों में लिखा है कि मनत नदी के किनारे संभल एक बड़ी नगरी, जहाँ से हीरा पाए जाते थे, और वो हीरा रोम को भेजा जाता। कब की बात है? 2nd सेंचुरी AD। माय गुडनेस। तो 2nd सेंचुरी में अब खाली टॉलेमी लिखे ऐसा बात नहीं है, काफी सारा जगह में भी हमको मिलता है कि ये नदी और ये शहर का उल्लेख होता है, हीरा पाए जाने का बात उसमें है। अब हीरा तो 1850 तक हीराकुद में मिलता था। ये क्वेश्चन में पूछने वाला था आपसे कि हीराकुद जो नाम है उसका नाम हीराकुद क्यों पड़ा? मतलब एक्चुअली वहां पर डायमंड की माइंस है। वो वहां क्या होता था, महानदी इधर से और ईब इधर से। हाँ। महानदी और ईब का जहाँ मिलन हुआ है, हाँ। उस आसपास 3 आइलैंड थे जी। एक हीराकुद है और फिर और 2 छोटे छोटे आइलैंड था। अब हीराकुद आइलैंड में के पास महानदी और ईब का मिलन जहाँ हुआ है, उससे थोड़ा नीचे पहले क्या करते थे, जब बारिश का समय खत्म हो जाता था, फिर उसमें मिट्टी डाल के उसको नदी को 2 धार करते थे। अच्छा। तो मिट्टी बीच में डाल दिए तो एक धार ऐसे और एक धार ऐसे आता था। जी। तो एक धार में वो लोग क्या करते, मिट्टी देके उसको फिर क्लोज करते थे, और जो स्टेगनेट हुआ पानी, जो पानी रह गया, उस पानी से वो लोग बालू को लेके
उस आइलैंड पे डालते थे, उसमें से बालू धो धो के पानी में उसको निकाल के जो कंकड़ निकालते थे उसमें वो लोग हीरा ढूंढते थे। इसीलिए इसका नाम हीराकुंड पड़ा। और वो जो इसीलिए वो कूद बोलने से आइलैंड, अच्छा, कूद आइलैंड। कूद का मीनिंग है इंग्लिश में, उसका प्रतिशब्द अच्छा, इंग्लिश में island। आइलैंड, और हीरा तो हीरा है, उसे हीराकुंड diamond भी है। बोलते हैं, ये तो इसीलिए वो इसीलिए हीराकुंड है। हीराकुंड है। हाँ, उसका नाम ही हीराकुंद आज नहीं है। अब ये वीडियो देख के मैं और- बोल रहा हूँ सब जाएंगे हीराकुंद डायमंड खोजने के लिए। तो आपको आप जहाँ देखिएगा कि जहाँ डैम बना हुआ है, बीचों बीच थोड़ा सा मिट्टी ऐसे करके आगे निकला है। आप मार्क करेंगे, हाँ हाँ, वो हीराकुद जो आइलैंड है उसका एज यानी कोना, अच्छा, वहाँ वो डैम बना, और बाकी पार्ट उसका अभी वो रिजर्वर के अंदर डूब गया है। ओके। और जो दो आइलैंड थे, एक चिलांती कूद बोलते हैं, तो वो दोनों भी उस रिजर्वर के अंदर समा गया है। तो वहाँ मिलते थे और काफी सारा, और आपको सुन के ताजुब होगा कि फ्रांस में और ईरान में काफी जगह वो यहाँ से जो निकाले गए हीरा वो गया है। एक वर्ल्ड में फैन बहुत विश्व भर में प्रसिद्ध है, सांसी हीरा, फ्रांस गया था, वो यहीं का था। क्या और कोहिनूर, उसके बारे में भी लोग बोलते हैं कि कोहिनूर हीराकुद से निकला है। कोहिनूर का पक्का सबूत नहीं है, हाँ। लेकिन एक चीज है, कोहिनूर को कुछ लोग ये गोलकुंडा से निकला हुआ बोलते हाँ, हैं, कुछ लोग ये कहते हैं। लेकिन गोलकुंडा माइंस तो 1700 कितने में स्टार्ट हुआ है, 1600-1700 में स्टार्ट हुआ, उससे पहले वो माइंस नहीं था। लेकिन पुराना माइंस है संबलपुर हीराकुद जो है। और जो डायमंड का बात आप कर रहे हैं कोहिनूर का, उसका असली नाम कोहिनूर नहीं है, ये बाद में मुगलों के द्वारा दिया गया है। अच्छा, पहले जो उसका नाम था वो था श्यामंतक मणि। श्यामंतक मणि। और श्यामंतक मणि चूंकि वो हीरा पुराना है, तो गोलकुंडा से वो निकाला नहीं जा सकता, उससे पहले वो मौजूद थे। अब वो गोलकुंडा माइन जो है बाद में उसका जन्म हुआ, और हीरा पहले से ही है, तो इसीलिए इतिहासकारों का अंदाज है कि वो हीराकुद से निकला हुआ हो सकता है शायद, लेकिन कुछ इसके अभी इसके ऊपर और थोड़ा काम करना है, और वो कंक्रीट नहीं किया जा सकता। लेकिन और एक इसके बाद जो बहुत फेमस एक तो डायमंड है वो है ताज-ए-महा। वो ताज-ए-महा ऐसा बात है कि एक बड़ा सा हीरा का टुकड़ा यहाँ से निकला था, और उसको जो है बेचा गया था मीर जुमला नाम का एक व्यापारी को। अब मीर जुमला नाम का अलग अलग समय में 3 व्यापारियों का नाम का पता चलता है। तो एक जो मीर जुमला को बेचा गया था, उनसे फिर ईरान का शाह उसको खरीदे थे, और खरीदने के बाद उसको तराशा गया। तराशने के समय उसको 3 टुकड़ा किया गया। तो सबसे बड़ा जो पीस था उसका नाम है ताज-ए-महा, आज भी वो ईरान में मौजूद है। और मैं आपको सांसी हीरा का बात बोला, और फिर और ऐसे भी कई प्रसिद्ध हीरे हैं जो कि संबलपुर से लिया गया था। एक हीरा तो जब यहाँ आपका आक्रमण हुआ संबलपुर के ऊपर ये मराठा का, और रानी को यहाँ से तुरंत पैलेस छोड़ के भागना पड़ा, तो यहाँ एक बड़ा हीरा मिला था उस समय भी। ये 1808 का बात है। तो उसको भी वो सेल किया गया था बाद में। वो हीरा जो है उनसे फिर अंग्रेजों के हाथ पड़ा, और अंग्रेज उसको बेच दिए, ऐसा वाकया है। तो काफी घटनाएं जुड़ी हुई है, और ये बात जो है संबलपुर या वो जो हीराकुद में हीरा कैसा मिलता था, कैसे कलेक्शन किया जाता था, इसके ऊपर कई किताबें, अच्छा, कई लेख हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि बहुत पुराने जमाने में लिखी गई किताबों में इसका उल्लेख है। और लास्ट में जो है टी मोट, थॉमस मोट जो है वो क्लाइव के द्वारा भेजे गए थे संबलपुर, और संबलपुर राजा के निमंत्रण पर, और उन्होंने भी काफी मोटा एक तो किताब लिखे हैं उनका संबलपुर के जॉनी के बारे में। उसमें वो जो हीरा खदान के बारे में, खान के बारे में लिखे हैं, और उस समय के संबलपुर का जो पॉलिटिकल सिचुएशन था, उस समय काफी डिस्टर्बेंस थे, उसके ऊपर वो काफी विस्तार पूर्वक लिखे हैं थॉमस मोट। सर यहाँ पर आपको मैं और इसके ऊपर एक्सटेंशन चाहूंगा कि अगर अपने संबलपुर में डायमंड की माइंस थी, तो उसके ऊपर ही डैम क्यों बना के उसको बंद कर दिया गया? आज अगर इसको ओपन रखते, आज भारत यहाँ से डायमंड निकाल के वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करके और रिच हो सकता था, क्यों बंद किया गया? ये भी
एक उपयोगी सवाल है, लोगों को पता चलना। क्योंकि एक बार आपको जरा रोकता हूँ मैं, क्योंकि जो मैंने बचपन में सुना था कि क्योंकि अंग्रेज भारत से सब कुछ लूट कर लेके जा रहे थे, तो उस लूट से बचने के लिए इस डायमंड माइंस को ही बांध के अंदर बांध दिया गया कि कोई उसके अंदर ना जा सके और डायमंड ना निकाल सके। नहीं, ऐसी बात ऐसा नहीं कुछ है क्या? हाँ, ऐसी बात नहीं है। असल में हर प्रारंभ का एक अंत होता है। तो ये डायमंड माइन सोच लीजिए सेकंड सेंचुरी से एक्टिव था। हाँ। अब वो आते आते 16-17 जो सेंचुरी है, इसके बाद उसका वहां से हीरा निकलना थोड़ा कम हो गया था, मात्रा जो है कम हो गया। और ये जो 19th सेंचुरी के शुरुआत में यानी 1801, 2, 3, 4 वगैरह, फिर 8, 9, 10, 12 का जो पूरा स्टैटिस्टिक्स है, उसमें हिसाब है, जब यहाँ मराठा लोगों का आधिपत्य था 1804 से जो है वो आए थे 1800 से 1804 और फिर 1808 से 1817 तक उनका रूल था संबलपुर में। उस समय वो पूरा कौन सा साल में कितना ग्रेन का हीरा मिला, कितना पीस मिला, वो उसका रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छा। वो लोग हिसाब में रखे हैं लिख के, तो उससे पता चलता है कि हीरे का जो है मिलने का मात्रा बहुत कम हो गया। अब जब अंग्रेज आ गए तो उसका क्या है, वो लोग पहले राजा के द्वारा वहाँ लोग जो बसाए गए, झरा जाति के बोलते हैं, उनको जमीन दिया गया कि उनका वो जमीन में खेती भी करते थे और जब हीरा ढूंढने का समय आता था तो हीरा ढूंढते थे। और वहाँ सोने का जो भी कण मिला उनके ऊपर उन्हीं का हक था। सोने का कि डायमंड का? सोने का भी मिलता था। अच्छा। कण मिलता था। तो ऐसा उनके बीच में करार था कि जितना सोना मिलेगा सब उन लोगों का, पब्लिक, और वो जो ढूंढने वाले का, और जो हीरा मिला वो राजा का। अच्छा। तो सोना तो वो लोग ले जाते थे और हीरा मिलता था, उनको काफी फायदा होता था। खेती भी सर राजा ने उनको जमीन दी है, खेती कर रहे हैं, अच्छा, सोना मिल रहा है। अंग्रेज जब आए तो वो खेती के ऊपर वो लोग टैक्स जोड़ दिए, कोई फ्री में नहीं दिया जाएगा, तो सारे जमीनों के ऊपर टैक्स जोड़ दिए और उनको जो है काम से निकाल दिए। और दूसरी बात है, ये राजा के प्रति अनुगत थे, राजा के प्रति समर्पित थे, अंग्रेजों के प्रति वो नहीं थे, तो उन्होंने असहयोग किया। फिर मिलना भी तो कम हो गया था, तो अंग्रेजों ने सोचा कि इनको निकाल के कोई दूसरे को दे देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक बिजनेसमैन को दे दिया कि आप उसका राइट ले लो और साल में इतना पैसा देना। अब वो बेचारा इन्वेस्ट कर दिया, पैसा डिपॉजिट कर दिया और उनको फुसलाने लगा कि आप मेरे को सहयोग कीजिए, तो उनका सहयोग उसको नहीं मिला। उनको सहयोग नहीं मिलने का बाद वो छोड़ दिया, फिर दूसरे को दिया गया, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो लास्ट में किसी का इंटरेस्ट ही नहीं रहा उसके ऊपर, और वो जो है ऐसे ही अबंडन हो गया। हीरा तो मिलता नहीं था ना उतना ज्यादा, तो इसलिए बाद में वहाँ फिर हीराकुद बांध बन गया। अब ऑस्ट्रेलियन कंपनी का मदद से उड़ीसा सरकार सर्वे भी कराया। ये बहुत साल पहले की बात नहीं है, ये कोई 10 साल या 15 साल पहले की बात है। तो आकाश से उन्होंने सर्वे कराया, तो हीरा तो अभी भी है, लेकिन इतना उसका मात्रा इतना कम है कि उसको निकालना महंगा पड़ जाएगा, कोई फायदे का सौदा नहीं है। तो यही बात है। अब वो तो सेकंड सेंचुरी का बात गया, फिर आपको मैं 8th सेंचुरी में ले आता हूँ। 8th सेंचुरी में आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म वो चारों तरफ था, और बौद्ध धर्म में एक उनका दो क्या है पार्ट हुआ, बौद्ध धर्मावलंबियों का, अनुयायियों का, एक हीनयान एक महायान। अब महायान बौद्ध धर्म का सबसे बड़े अनुयायी या उसको प्रतिष्ठा करने वाला थे इंद्रभूति, राजा इंद्रभूति। और राजा इंद्रभूति कहाँ के राजा थे? संबलपुर के थे। उस टाइम में जैसे आपको बताया, संबलपुर का नाम संभल हुआ करता था। सेकंड सेंचुरी में भी संभल का उल्लेख है ना, हीरा मिलता था। तो संभल का राजा इंद्रभूति ने वज्रयान बौद्ध धर्म का प्रतिष्ठा किया, और उन्होंने वो पहला आदमी है जो कि पहले पुरी में जो पूजा पाते हैं ना, जो जिनको हम मानते हैं, उनको पहले पुरुषोत्तम कहा जाता था, जगन्नाथ नहीं कहा जाता था। अच्छा। और वो पुरुषोत्तम धाम के नाम पे आज भी प्रसिद्ध है। पहले वहाँ पुरुषोत्तम पूजा पाते थे। इंद्रभूति पहला आदमी है जो कि उनको जगन्नाथ के नाम पे संबोधन किया। अच्छा। उनका ज्ञान सिद्धि एक
किताब है ज्ञान सिद्धि में उन्होंने उनको 5 जगह में उनको जगन्नाथ करके बोल के संबोधित किया हुआ है। अब उनके जो सिस्टर थे लक्ष्मीकरा, वो लक्ष्मीकरा सोनपुर में शादी किए थे राजा जलेंद्र के पुत्र श्योल को, और उन्होंने बौद्ध धर्म में तंत्रयान का इंट्रोड्यूस किया था लक्ष्मीकरा, उसके सिस्टर। और इंद्रभूति के बेटे पद्मसंभव जो हैं वो तिब्बत में जाके लामाइज्म का प्रतिष्ठा किया था, और उनको बुद्ध का दूसरा अवतार माना जाता है। आज भी आप जाएंगे तो भूटान जाएंगे या फिर लाओस जाएंगे या फिर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, लेह लद्दाख जाएंगे, आपको काफी जगह पद्मसंभव का स्टेच्यू आपको मिलेगा। पद्मसंभव को पूजा किए जाने को आप देख सकते हैं। तो वो इंद्रभूति पद्मसंभव लक्ष्मीकरा वो संबलपुर या संभल से ही थे। अब हम देखते हैं कि इंद्रभूति के जगह पे सबसे बड़ी बात है वहां भी हीरा पाया जाता था। अच्छा, उसका उल्लेख पाया जाता था। और काफी लोगों ने लिखा है कि इंद्रभूति का जो जगह है वो महानदी के किनारे, वही मनद नदी या महानदी के किनारे हुआ करता था। अब पूछेंगे अगर वो हुआ करता था तो आज कहाँ है? आज कहाँ है? मैं बस कुछ नहीं, वही बात है। तो बात यह है कि शायद ही ये एक अड़चन सा लगे कि देखिए जो सभ्यता है वो नदी के किनारे ही विकसित हो, और ऐसा हमारा उसको आप हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से दुर्भाग्य कह सकते हैं कि महानदी के ऊपर इतने बड़े एक तो डैम बन गया कि दोनों ओर 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक जो जगह थी वो एक क्या है, एक बड़े से बांध के अंदर जो है समाहित हो गए। इतने बड़े एक बांध है 744 स्क्वायर किलोमीटर का, उसका भंडारण जो है पानी का उसका एरिया है 744 स्क्वायर किलोमीटर। इतने बड़े जगह में हमारा इतिहास ही डूब गया, इतिहास डूब गया। खाली ये इतिहास नहीं है, बाकी सारा काफी सारा इतिहास इसमें समा गया है जो कि हमको मालूम भी नहीं है। आज भी खुदाई चल रहा है कहीं कहीं, आज भी नए नए जो है हमको इतिहास का पृष्ठ का पता चल रहा है। तो हमारा दुर्भाग्य है कि 1952 से ये और 1956 में पूरा जो है ये बड़ा सा एरिया जो है डूब गया। इसके अंदर हमारा काफी इतिहास जो है डूब गया, क्योंकि ये जो महानदी और ईप के जो संगम स्थली है उसके पास महानदी के थोड़ा नीचे ही वो हुआ करता था संभल, जो इंद्रभूति जहाँ का राजा थे उस उनका जगह, तो वो डूब गया है। इसलिए हमको कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इतिहास में शोध करने के कारण हम इसको छोड़ नहीं सकते थे, हमको इसके ऊपर काफी मेहनत हम करना मंजूर था और हमने किया। तो दुर्गापल्ली में एक जगह एक तालाब है और उस तालाब के चारों ओर उसका बीच बीच में ऐसे 4 जो तरफ बीचों बीच में हमको कुछ अवशेष मिले। अच्छा। पुराने ईंटों के या ऐसे ही अवशेष मिले। वहाँ हमको एक बहुत बड़ा नटराज का मूर्ति हमको मिला। कब की बात है? ये 2014 में हमको मिला था। अच्छा, वो मूर्ति आज कहाँ है? मूर्ति आज कलेक्ट्रेट में रखा हुआ है और बहुत जल्द एक तो यहाँ म्यूजियम बहुत जल्द ही आने वाला है, म्यूजियम बनने वाला है, उस म्यूजियम में उसको रखा जाएगा। तो वो जो नटराज मूर्ति का जो हालत है और उस अवशेष का जो हालत है, हम इस निष्कर्ष से में पहुंचे हैं कि कोई मतलब आक्रमण हुआ था संबलपुर को, शायद तोड़ा गया है, कोई आक्रमण, कोई आक्रमण हुआ था जिसमें कि तहस नहस हो गया है। मान लीजिए अगर 8th सेंचुरी में हम जानते हैं इंद्रभूति और पद्मसंभव के बारे में, उसके बाद फिर 1556 तक कोई इतिहास हमको मालूम नहीं। उस बीच क्या हुआ संबलपुर में हमको मालूम नहीं है। अगर 2nd सेंचुरी में यहाँ लोग बसते थे, हीरा मिलता था, अगर 8th सेंचुरी में यहाँ इंद्रभूति थे तो उसके बाद कहाँ गए? तो ऐसा होता है, कहीं आक्रमण होता है, एक जगह तहस नहस हो जाता है तो लोग दूसरे जगह चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। तो संबलपुर के भाग्य में भी ऐसा हुआ होगा। हम लोग खाली वो एक ही जगह हमको मिला, वो पुराना अवशेष ऐसा नहीं है। हमको
धतराजपुर एरिया में भी एक जगह हमको पुराने ईंट मिले और सबसे ताजुब बात है कि वही उस प्रकार के ईंट हमको हुमा में मिले, हुमा गांव में मिले। और उस प्रकार के ईंट जो है आप आगे और चल के वहाँ संबलपुर यूनिवर्सिटी का जो है हिस्ट्री डिपार्टमेंट उन्होंने खोजा था उस प्रकार के ईंट, और सारे ईंट जो है 5th सेंचुरी के। कार्बन टेस्टिंग से पता चला? हाँ, वो साइज से पता चलता है। अच्छा। कार्बन टेस्टिंग का कोई जरूरत नहीं। अब गुप्त एरा में 5th सेंचुरी में किस साइज का ईंट चलता था, अच्छा, उसका डायमेंशन है, अवेलेबल है। उसका ईंट का डायमेंशन देख के आप एक नजर में बता सकते हैं कि ईंट कौन सा सेंचुरी का। अच्छा, और वो 5th सेंचुरी का ये सारा तो इंटरलिंक्ड है। आप समझ सकते हैं कि 5th सेंचुरी में भी यहाँ जो है लोग थे, सभ्यता था। तो उस ईंट से पता चलता है कि यहाँ कोई आक्रमण हुआ होगा, शायद 10वीं शताब्दी हो या 11वीं शताब्दी हो, तो यहाँ आक्रमण हुआ था और इसका जो है विनाश किया गया था संबलपुर का, इसीलिए लोग शायद चले गए थे यहाँ। फिर 1556 में जब बलराम देव ने यहाँ आकर नई एक राजधानी बनाए तो फिर यहाँ लोगों का आगमन हुआ। आप छत्तीसगढ़ से काफी सारा लोग आज बड़ा बाजार में जितना भी तेली, माली और मुस्लिम, ब्राह्मण जो भी रहते हैं, ज्यादातर वो छत्तीसगढ़ से आए। बाद में फिर और काफी जगह से, दूसरी जगह से, सोनपुर से ब्राह्मण आए, फिर पुरी से भी ब्राह्मण आए और अलग अलग जगहों में से फिर लोगों का आना शुरू हुआ। बौद्ध से आए, बौद्ध के निकट आए, क्योंकि बौद्ध के पास जो है जगती बोल के एक जगह है, वो सोमवंशियों का कैपिटल था। अच्छा। और वहां भी चोल आक्रमण में वो कैपिटल जो है वो पूरा एकदम खंडहर बन गया था, तो लोगों का वहां भी पलायन हुआ था। तो बाद में जब संबलपुर की प्रसिद्धि हुई तो संबलपुर में आके बहुत लोग बसे। ऐसी ही इतिहास आगे चलता है।